डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का मिशन केरल में पीएम मोदी ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। पलक्कड़ में रैली कर एलडीएफ यूडीएफ पर बोला हमला। मोदी बोले केरल स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों में फंसा, केरल का एनडीए पर भरोसा बढ़ा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से की अपील, युद्ध के बीच अफवाहों पर से बचें, एकजुट होकर चुनौती का सामना करें। संकट के समय में राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी। मिशन असम पर अमित शाह असम की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा 5 साल और दे दो, चुन चुन कर निकालेंगे उस बैठिए। पश्चिम एशिया में भीषण जंग जारी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। दुबई में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान का हमला। इजरायल ने भी किया पलटवार। ईरान के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमला, 12 घायल। उधर जंग की गुत्थी सुलझाने के लिए पाकिस्तान में कल 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन। ट्रंप की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लाखों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। अप्रवासन की नीति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के केरल दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को बीजेपी से डर लगता है। अगर हम सत्ता में आ गए तो उनके सारे काले कारनामों की पोल खुल जाएगी। पीएम ने कहा कि एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी पर लोगों का बढ़ता भरोसा, आज आपका जोश और सपोर्ट, इतनी बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी है। पलक्कड़ ये सब दिखाता है कि केरल का मूड एक आंदोलन बन गया है। अब केरल के युवा बीजेपी और एनडीए पर भरोसा करते हैं। अब केरल की महिलाएं बीजेपी और एनडीए को पसंद करती हैं। अब केरलम के किसान बीजेपी और एनडीए को पसंद करते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी नीतियां सिर्फ वोट बैंक राजनीति के लिए ही होती हैं। इन्हें केरलम के विकास की कोई चिंता नहीं है। यहाँ बनने वाली एनडीए सरकार यहाँ का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कल ही पार्टी ने एक और नेता को एक महिला के शोषण के आरोप में निकाल दिया। इससे इन पार्टियों के बारे में एक अजीब सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जिससे केरल की महिलाओं को अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 10 सालों में हमने असम में घुसपैठियों को रोक दिया है। अब कोई घुसपैठिया असम में नहीं आ सकता। ये घुसपैठिया असम में हमारे नौजवानों से नौकरियां छीन रहे हैं। हमारी बीजेपी सरकार ने 1,25,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों से आजाद कराई है। हमने उनका कब्जा तोड़ा है। सोनितपुर में अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा कभी मुद्दा नहीं थी। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे वो एसआईआर का विरोध करते हैं। शाह ने कहा एक और भाजपा है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त करा दिया, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके शासन में यहाँ गोलीबारी और बम धमाके होते रहते हैं।
सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते करके 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर असम में शांति की स्थापना करने का भाजपा ने काम किया। शाह ने असम में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपको वोट सिर्फ विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं करना है, बल्कि आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त असम बनाने के लिए, शांत और विकसित असम बनाने के लिए। आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लैस असम के युवाओं को असम में ही रोजगार मिल पाए, इसके लिए वोट करना है। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी रैली में लोगों को जबरन लाया गया और सरकारी कर्मचारियों का सहारा लिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रैली में पश्चिमी यूपी की सियासत गर्मा गई है। इस रैली से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश ने कहा, कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई उसकी तो हमारे लोगों ने पोल खोल दी है। ये नया जमाना है, कोई कैमरे से नहीं बच सकता। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। जो पार्टी अपने को दुनिया में सबसे पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों को सहारा लेना पड़ा। उस रैली में जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे, उन्हें लंबी छुट्टी दी गई और आज की रैली में जो आए हैं उससे बीजेपी की उत्तर प्रदेश से लंबी छोटी होनी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में जो मुआवजा मिलता था किसानों को, वो मुआवजा अब बीजेपी सरकार में किसानों को नहीं मिलता है। बीजेपी ने युवाओं के नाम पर, मुआवजे के नाम पर मजाक किया है। अखिलेश यादव ने कहा, हमने एटीएम की चर्चा सुनी, अपनी सरकार के एटीएम का तो हिसाब कर लेते। मैं आप पर छोड़ता हूं कि एटीएम क्या है। सुना है ए पर बहुत मेहरबानी की जाती है। अखिलेश यादव ने कहा, एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के पर जमीन कुछ नहीं उतार पाए, ना रोजगार दे पाए। नौजवान नौकरी से दूर हैं। हम नौजवानों की नौकरी के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, वो कहते हैं कि नोएडा नहीं आते, अंधविश्वास है, तो वो दोनों मिलकर भी इतनी बार अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बैठे होंगे। उससे ज्यादा हम यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के घर चाय पी चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास नोएडा में किया, कोई अंधविश्वास नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बना था, किसी मुख्यमंत्री ने कार्यालय नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। समाजवादियों ने घर और कार्यालय बनाया, उसमें भी घास झाड़ लगा के इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इस बार जो ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं होगी, उम्मीद से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड की में वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण हैं और देशवासियों को अफवाह से बचते हुए एकजुट रहना चाहिए। पीएम ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए वहां की सरकारों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहें पर ध्यान न दें, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। मन की बात के 132वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा, फिलहाल हमारे पड़ोस में पिछले 1 महीने से एक भीषण युद्ध चल रहा है। लाखों भारतीय परिवारों के रिश्तेदार इन देशों में, खासकर खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। मैं खाड़ी देशों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने वहां मौजूद 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को हर तरह की मदद मुहैया कराई। सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एकजुट रहने और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। मार्च का ये महीना वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है।
हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात के 132वें एपिसोड को सुना और इसे प्रेरणादायी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरिया जिले के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवा पानी झोंकी जैसी मॉडल से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिल रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके साथ ही सरकार द्वारा मत्स्य पालन, फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी जानकारी दी। देखिए, जिस तरह से हर महीने अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार रहता है। और आज हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री निवास में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 132वां एपिसोड सुने हैं। और ऐसे समय में हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे नान के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राहुल टिकरिया जी और हमारे संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने हैं। खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने एक अहम बैठक ली, जिसमें प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रदेश में जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अधिकारियों के साथ वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और उसके कारण से हमारा देश ही नहीं पूरा दुनिया प्रभावित है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने कोविड को भी, वो विपदा को भी अवसर में बदल दिया। तो स्थिति तो आज नहीं है, फिर भी कल उन्होंने हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया है और जो भी स्थिति निर्मित हुई है उसके विषय में चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो ऑयल की बात हो या गैस की बात हो। झारखंड की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी के नई प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष ने यह फैसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से लिया, जिसके तहत नए पदाधिकारियों की जारी सूची में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, 1 प्रदेश कार्यालय मंत्री और 1 प्रदेश सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं।
पनवेल महानगर पालिका ने प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर देवेंद्र फडणवीस के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। 150 दिनों के प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के तहत ई गवर्नेंस और सेवा कर्मी प्लस उपक्रमों में पनवेल महानगर पालिका ने 29 महानगर पालिकाओं में अव्वल स्थान प्राप्त कर अपनी अलग पहचान बनाई। इस मौके पर आईटी मंत्री आशीष सेलार और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। – 2004 में लखनऊ में फायरिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह पर हत्या का प्रयास बलवा आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाया फैसला। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुनील राय, आनंद राय, अजय सिंह उर्फ गुड्डू बरी किए गए थे। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहे। 13 जनवरी 2004 में कैंट थाना क्षेत्र में सदर रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों गुटों के बीच हुई थी फायरिंग। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्रजेश सिंह मुलजिम थे इसमें त्रिभुवन सिंह थे, आनंद राय थे, इसमें कृष्णानंद राय जी जो पूर्व विधायक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी इसमें एक्यूज थे। तो इन सभी लोगों को जो है आज कोर्ट ने अपने निर्णय में इनको बाइज्जत बरी किया है। 22 साल बाद ये निर्णय आया है। ये 2004 का मामला था। एक्चुअल में ये गलत तरीके से फर्जी एलिगेशन लगाते हुए मुकदमा कायम किया गया था 2004 में, जब समाजवादी पार्टी की उस समय गवर्नमेंट थी और मुख्तार अंसारी जी विधायक थे, कृष्णानंद जी विधायक थे। आपस में चूंकि इन्होंने गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया था, इसलिए इसमें जो है साक्ष्यों के अभाव और जो सभी साक्ष्य जो इन्होंने दिया था उसका परिशीलन करते हुए इसमें सभी मुलजिमों को बाइज्जत बरी किया गया है। जहानाबाद मद्य निषेध विभाग और नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 511 कार्टून विदेशी शराब जो हरियाणा निर्मित ट्रक से भारी मात्रा में छिपाकर लाई जा रही थी। इस दौरान ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार गया की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को राजा बाजार बाईपास के समीप पुलिस ने रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में भूसे के नीचे बड़ी चालाकी से 511 कार्टून विदेशी शराब छिपा कर रखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना लेकर गए। पश्चिम एशिया में भीषण जंग जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बीते हफ्तों से जारी युद्ध में कई अहम घटनाक्रम हुए हैं। जहां ईरान में शीर्ष नेतृत्व को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त अभियानों में मार गिराया, तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज जल जमरू मध्य बंद करके दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर हफ्ते ईरान में अपने लक्ष्य बदलते रहे हैं। दूसरी ओर 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये सैनिक यूएसएस ट्रिपोली जहाज के जरिए वहां पहुंचे हैं। ये सैनिक और नाविक 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा है। उनके साथ ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं। पाकिस्तान में कल तुर्कियों, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। यहाँ वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। Need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back. अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोग मार्च कर नारे, तख्तियां, गाने और नृत्य के जरिए विरोध जताते दिखे। पश्चिम एशिया में 1 महीने से जारी संघर्ष ने दुनिया भर में कई सारी चिंताओं को जन्म दिया। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजरायल को और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। एक और
ओर मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव अब भी चरम पर है। दूसरी ओर अमेरिका के कई हिस्सों में शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध नीति के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, तख्तियां दिखाई और गाने बजाने व नृत्य के जरिए अपनी बात रखी। न्यूयॉर्क सिटी लोग मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च कर रहे थे और अप्रवासन ट्रंप प्रशासन और ईरान संघर्ष के खिलाफ तख्तियां ले जा रहे थे। इतना ही नहीं, सेंट पॉल मिनेसोटा में एक बड़ा रैली हुआ जिसमें रॉक कलाकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के पीछे महंगाई, ईंधन की कीमतें और अर्थव्यवस्था में धीमापन जैसी समस्याएं भी कारण है। हालांकि फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में राष्ट्रपति ट्रंप के लगभग 50 समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच मौखिक झड़प भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और जनता ने सरकार की नीतियों और आर्थिक समस्याओं के खिलाफ अपनी असहमति जताई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।